चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन और आखिरी दिन राहुल गांधी की वो तिजोरी भी खुल गई जिसमें बहुत सहेज कर उन्होंने 2 तस्वीरें रखी हुई थी। अब इन तस्वीरों पर प्रचार खत्म होने के बाद सियासत और गर्म हो चुकी है, क्योंकि जैसे ही तिजोरी खुली पीएम मोदी के साथ अडानी की तस्वीर निकली जिस पर लिखा है एक हैं तो सेफ हैं। राहुल गांधी ने उसी तिजोरी से एक और तस्वीर निकाली जिसमें धारावी का जिक्र है। उसी पोस्टर को दिखाते हुए कहा कि सवाल ये है आखिर कौन सेफ है, क्योंकि धारावी का भविष्य सेफ नहीं है। मैंने यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाया है कि पुराना रिश्ता है प्रधानमंत्री का, तो ये अदानी जी अपने आप नहीं कर सकते। विदाउट क्लियर सपोर्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, धारावी कैनॉट बी टेकन अवे फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। हालांकि इस पोस्टर वॉर के जवाब में पहले से तैयार बैठी बीजेपी ने भी नया पोस्टर जारी कर दिया जिसमें लिखा है एक हैं तो सेफ हैं, राहुल गांधी फेक हैं। साथ ही बीजेपी की तरफ से जुबानी पलटवार भी हुए। संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर तीखा हमला किया। तिजोरी के बाहर ये एक्यूज नंबर 1 और एक्यूज नंबर 2 दोनों बेल पे बाहर हैं और दूसरा पोस्टर है छोटा पोपट कर दी अपनी पार्टी चौपट, और ये छोटा पोपट नामांकन बाला साहेब ठाकरे द्वारा किया गया है। यानी जिस तिजोरी से राहुल गांधी ने मोदी की तस्वीर निकाली, अब उसी तिजोरी से बीजेपी ने कांग्रेस काल में करप्शन की कलाई खोल दी और उसी राहुल गांधी पर पलटवार किया। महाराष्ट्र में बटेंगे कटेंगे से काटेंगे तक का अब चुनावी प्रचार जो है वो खत्म हो चुका है, यानी थम चुका है। लेकिन जो बयानबाजी आखिरी दौर में हुई वो अब तक के सियासी इतिहास में आपने ना तो देखी होगी और ना कभी सुनी होगी, क्योंकि मोदी योगी के जिस नारे के साथ चुनावी अभियान का आरंभ प्रचंड रहा, ये वो अघाड़ी है जो वोट पाने के लिए भगवा आतंकवाद का शब्द गढ़ते हैं। अब इस नारे को इंडिया गठबंधन ने बांटेंगे तो काटेंगे पर खत्म किया। मी देवेंद्र फडणवीस आणि सगळ्यांना सांगतोय की तुमचं बटेंगे फटेंगे सोडा, पण मुंबईवरती घाला घातलात तर हम आपको काटेंगे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को क्लियर कर दिया आखिर बटेंगे तो कटेंगे का सही मतलब क्या है। बटेंगे तो कटेंगे, इसका ये असली अर्थ है एक है तो सेफ है। यानी हिंदू मराठा वोट बैंक के लिए महायुति और महाविकास अघाड़ी में जो जुबानी जंग छिड़ी थी वो चुनाव प्रचार के साथ ही खत्म हो चुकी है। अब इंतजार उस पल का है जब महाराष्ट्र की जनता मताधिकार का प्रयोग करेगी और परिणाम आने पर पता चलेगा वोट बटेंगे कटेंगे पर या बांटेंगे तो काटेंगे पर पड़े। चुनाव प्रचार का शोर बेशक थम गया हो, लेकिन जहरीले बयानों से महाराष्ट्र की सियासी फिजा जहरीली हो चुकी है, क्योंकि आखिरी दिन सियासी तरकश से सरपीले बाढ़ तक छोड़ दिए गए और बटेंगे कटेंगे के बाद चुनावी महाभारत में एंट्री हुई है जहरीले सांप की। ये वो शब्द हैं जो कांग्रेस अध्यक्ष की जुबान से निकले, वो भी बीजेपी और आरएसएस के लिए। सबसे खतरनाक अगर कोई चीज इस देश में पॉलिटिकली है तो वो बीजेपी और आरएसएस। खड़गे के एक एक शब्दों में बीजेपी के लिए जहर भरा था। उन्होंने यहाँ तक कह दिया जहरीले सांप की तरह ऐसे लोगों को भी मार देना चाहिए। जहरीला सांप, तो इसलिए जहरीले सांप को आप मार देना चाहिए, ऐसे लोगों को दूर रखना चाहिए। खड़गे के इस बयान पर बीजेपी ने भी तीखा पलटवार किया। शहजाद पूनावाला ने इसे जनता से जोड़ दिया और कहा चुनाव हारने लगे तो जनता को गाली देने लगे। एक प्रकार से जनता को उन्होंने जहरीला सांप कहा है जिसे मार देना चाहिए। इससे पहले जनता को राक्षस कहने का भी काम रणदीप सुरजेवाला ने किया। मतलब पहले ईवीएम इलेक्शन कमीशन को दोष दो और अब चुनाव हार रहे हैं तो जनता को ही गाली बकने लग जाओ। इन्हीं जहरीली बयानबाजी के साथ चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और अब 20 नवंबर को महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें पता चल जाएगा जहरीले सांप वाले बयान से किसे फायदा किसे नुकसान पहुंचा। चुनावी जंग के आखिरी राउंड में मल्लिकार्जुन खड़गे ने न सिर्फ सांप वाला दांव चला बल्कि उनके टारगेट पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे और जुबान पर 50 खोखे सब कुछ ओके वाला नारा। क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष को इस बात से परेशानी हो गई आखिर यूपी के मुख्यमंत्री योगी महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के लिए क्यों आए, आखिर कैसे योगी के एक नारे से मराठा माणूस में जोश भर गया। अब उसी नारे के सहारे खड़गे सीएम योगी पर हमलावर दिखे। योगी एक आए बीच में, इधर से टपका मालूम नहीं, वो खुद के पास वहां पर बच्चे मर रहे, हॉस्पिटल में जल रहे, उनकी चिंता उनको नहीं है।
वोट के चिंता के लिए यहाँ आकर बोल रहे बटेंगे तो कटेंगे। चुनावी समर के आखिरी दिन खरगे ने पीएम मोदी को भी निशाने पर लिया और एक है तो सेफ है वाले नारे से उनको ही अलग कर दिया। मोदी बोलते हैं एक है तो सेफ है वो। अरे भाई सारा हिंदुस्तान एक है, सिर्फ तुम्हारे को छोड़ के। महाराष्ट्र की मौजूदा शिंदे सरकार पर भी खरगे ने कई गंभीर आरोप लगाए और बताया कैसे पैसे लेकर ये सरकार बनी। ये सरकार कैसी बनी आपको मालूम है? ये सरकार बनी 50 खोके सब कुछ ओके, ऐसी सरकार है। यानी कांग्रेस अध्यक्ष भले ही आखिरी दिन चुनावी मैदान में एक्टिव हुए हों, लेकिन जुबानी हमले में उन्होंने पीएम मोदी, सीएम योगी और शिंदे सरकार के खिलाफ बयानों की बौछार कर दी। महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच है, जिनकी किस्मत का फैसला अब ईवीएम में कैद होने वाला है 20 तारीख को, क्योंकि महाराष्ट्र में 20 नवंबर यानी 2 दिन बाद मतदान होने वाला है और एक ही चरण में सभी 288 सीटों पर वोटिंग होगी। महाराष्ट्र में कुल 9 करोड़ 53 लाख से ज्यादा वोटर हैं, जिसमें करीब 4 करोड़ 9 लाख पुरुष मतदाता हैं, जबकि 4 करोड़ 6 लाख के आसपास महिला वोटर हैं, जिनके मताधिकार से 23 नवंबर को पता चलेगा महायुति या फिर महाअघाड़ी किसकी दौड़ेगी महाराष्ट्र में सियासी गाड़ी। और दिल्ली की सियासत में उस सस्पेंस से भी आज पर्दा उठ गया, जिसमें कैलाश गहलोत को लेकर अटकलें चल रही थी। अब केजरीवाल के बजरंग और जाट नेता बीजेपी के संग हो गए, क्योंकि कल दिल्ली सरकार में मंत्री रहे कैलाश गहलोत ने केजरीवाल का साथ छोड़ा था और एक दिन बाद ही बीजेपी का दामन थाम लिया। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि कैलाश गहलोत पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन कैलाश गहलोत ने आप के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। हर एक व्यक्ति जो ये सोच रहा है कि किसी के दबाव में मैंने निर्णय लिया, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने आज तक किसी के दबाव में आके कोई काम नहीं किया। तो जितने भी ऐसी मुझे सुनने में आ रहा है कि ऐसा कोई नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, चाहे जो भी नैरेटिव सेट किए जाए, लेकिन ये तो तय है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी को बड़ा झटका लगा, क्योंकि दिल्ली की करीब 20 सीटें ऐसी हैं जहां जाट वोटर का बोलबाला है और 8 सीटों पर जाट समुदाय के वोट निर्णायक हैं। ऐसे में बीजेपी ने कैलाश गहलोत को टर्निंग पॉइंट करार दिया। दिल्ली की राजनीति में कह सकता हूँ टर्निंग पॉइंट यह आज माना जाएगा कि दिल्ली में एक वरिष्ठ सरकार के मंत्री भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए हैं। तो दूसरी तरफ जाट वोट बैंक को बैलेंस करने के लिए केजरीवाल ने जाट फेस और विधायक राघवेंद्र शौकीन को आतिशी मंत्रिमंडल में जगह दिलाई, क्योंकि गहलोत की कमी पूरी करने के लिए पार्टी को जाट नेता की जरूरत थी। और इस समय एक बड़ी खबर आपको बता दें, 6 राज्यों में ईडी की बड़ी कार्रवाई। सैंटियागो मार्टिन के खिलाफ ये जांच हुई है। फ्यूचर गेमिंग के कई ठिकानों पर छापेमारी हुई है। 12 करोड़ 41 लाख का यहां से कैश भी बरामद किया गया है। 6 करोड़ 42 लाख की एफडीआर भी यहां से जब्त की गई है। तो तमिलनाडु, पंजाब और उत्तर प्रदेश में छापे, करोड़ों का कैश और दस्तावेज बरामद हुए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय जी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। फ्यूचर गेमिंग के कई ठिकानों पर ये छापेमारी हुई और ये नोटों की गड्डियां हर कहानी को बयान कर रही हैं। क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने इकलौते बेटे को राजनीति में लॉन्च करेंगे? इस बात की चर्चा बिहार की सियासत में आजकल जोरों पर है, क्योंकि हाल ही में नीतीश कुमार अपने बेटे के साथ हरियाणा दौरे पर थे, जिसके बाद ये चर्चा फिर से जोर पकड़ने लगी कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की जल्द ही राजनीति में एंट्री हो सकती है। हरियाणा दौरे के दौरान निशांत ने अपनी सादगी से सभी को प्रभावित किया, जिसके बाद कुछ लोग उन्हें बिहार का भविष्य कहने लगे। यही नहीं, कुछ लोग तो निशांत को तेजस्वी के युवा जोश की काट बताने लगे। हालांकि आरजेडी नेताओं ने कहा कि निशांत के आने से तेजस्वी यादव को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तेजस्वी यादव जी से तुलना कैसे हो सकती है? तेजस्वी यादव जी ने जनता का जो विश्वास, आशीर्वाद जीता है, खुद तेजस्वी यादव जी स्थापित हो चुके हैं। बताया गया कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार अपने बेटे को राजनीति में लॉन्च कर सकते हैं। हालांकि पार्टी के नेता इससे साफ इनकार करते दिखे। बीआईटी मिश्रा से पास आउट है, सात्विक विचार का है, हम बचपन से जानते हैं, और वैचारिक पक्ष उसका है आध्यात्मिक। अब वो राजनीति में जाने का फैसला नहीं फैसला
इसका कहाँ कोई जानकारी किसी को है। दरअसल बिहार की राजनीति में युवा नेताओं का दबदबा बढ़ रहा है। तेजस्वी यादव जैसे नेता से प्रतिस्पर्धा करने के लिए जेडीयू को युवा चेहरे की जरूरत है। ऐसे में निशांत कुमार का राजनीति में आना जेडीयू के लिए फायदेमंद हो सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार ने अपने बेटे निशांत को राजनीति में उतार दिया तो तेजस्वी की राह कठिन हो सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज झारखंड के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने राजमहल विधानसभा क्षेत्र में एक सभा को संबोधित किया और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने प्रदेश में बढ़ते घुसपैठ के लिए दोनों ही पार्टियों को जिम्मेदार ठहराया। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि राज्य के कुछ हिस्से रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की अवैध गतिविधियों के केंद्र बन गए और राज्य सरकार कार्रवाई करने के बजाय उन्हें बढ़ावा देती रही। ताजमहल, साहबगंज और उसके आसपास के क्षेत्र को बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या मुसलमानों के अनैतिक और अवैध गतिविधियों का एक गढ़ बनाने का काम हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार में घुसपैठ जैसी कोई समस्या नहीं है। अगर किसी ने घुसपैठ की, किसी ने बेटी की इज्जत में हाथ डालने का कार्य किया, किसी ने गौ हत्या किया, तो मान करके चलिए कि यमराज के घर के लिए उसका टिकट पक्का। योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समृद्ध झारखंड के सपने को कमजोर करने के लिए भी राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि राज्य में समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद यहां गरीबी है और इसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस जिम्मेदार हैं। प्रचार के आखिरी दिन उत्तर प्रदेश उपचुनाव की सबसे हॉट सीट मुजफ्फरनगर की मीरापुर रही और एक सीट 3 धुरंधरों की मौजूदगी ने इस मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है। एक तरफ अखिलेश यादव की हुंकार, दूसरी तरफ ओवैसी की ललकार, तीसरी ओर जयंत का रोड शो। ये 3 तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि मीरापुर में मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। अखिलेश यादव ने मीरापुर की जनता को बीजेपी के वादे याद दिलाए, खामियां गिनाई, तो डबल इंजन पर सवाल उठाना भी नहीं भूले। घबरा करके सोचिए क्या नारा दे रहे हैं। उस नारे को लेकर के पहले तो डबल इंजन की सरकार इंजन टकरा रहा था, बाद में डिब्बे टकराने लगे और अब तो भारतीय जनता पार्टी की ये स्थिति है कि उस नारे से भी बहुत सारे लोगों ने किनारा कर लिया है। इधर अखिलेश यूपी सरकार को घेर रहे थे तो उसी मीरापुर में खड़े होकर असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी और सपा दोनों को लपेट रहे थे। जाहिर सी बात है सवाल मुस्लिम वोट बैंक का है। अगर आप नफरत खोलेंगे एक समुदाय के खिलाफ, आपको सियासी फायदा तो हो सकता है वक्तिया तौर पर, मगर क्या इससे देश मजबूत होगा? बटेंगे और कटेंगे का मतलब क्या है बताओ हमको। लेकिन ये सीट आरएलडी के लिए तो नाक का सवाल है, क्योंकि एक तो जयंत का गढ़, दूसरे पश्चिम में खुद को साबित करने का चैलेंज और तीसरे इस बार चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी ने भी हाथ खींच लिया है। फिलहाल चुनावी शोर थम चुका है और इंतजार 20 नवंबर को वोटिंग का है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में जनसभा करने पहुंचे चंद्रशेखर आजाद को कार्यक्रम की इजाजत नहीं मिली, जिसके बाद चंद्रशेखर आजाद सभा स्थल पर पहुंचकर गाड़ी के ऊपर खड़े होकर ही कार्यकर्ताओं को संबोधित करने लगे। तभी वहां पुलिस आधमकी और 10 से ज्यादा गाड़ियां जमा होने पर आपत्ति जताई। इस पर चंद्रशेखर आजाद ने पुलिस वालों को भीड़ से रास्ता दिलाते हुए अपने सामने बुलवा लिया और उनसे पूछा किस नियम के तहत यहाँ गाड़ियाँ नहीं रुकने दे रहे हैं। यहाँ से होकर के जाएंगे तो 10 गाड़ियाँ आपके साथ में। ठीक है, तो हम 10 कहाँ ले जा रहे हैं? तो सारे ले जा रहे हैं। हम लोग चले जाओ ना, पहले मुझसे पहले चले, मैं आ जाता हूँ 10 गाड़ी देके, तुम क्यों चले? वहाँ मौजूद इंस्पेक्टर ने ट्रैफिक का हवाला देते हुए उनसे ज्यादा गाड़ियां नहीं ले जाने की अपील की, लेकिन पुलिस की बात सुनकर चंद्रशेखर आजाद को गुस्सा आ गया। इस दौरान चंद्रशेखर आजाद और पुलिस के बीच बहस भी हुई। लाओ कागज, तो क्या कागज आपके पास? रोक रहे हैं। हालांकि बाद में चंद्रशेखर आजाद ने पुलिस की बात मानते हुए अपने कार्यकर्ताओं को वहां से पहले रवाना कर दिया और खुद बाद में जाने की बात कही। तभी कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। चंद्रशेखर आजाद ने पुलिस पर कोई इंतजाम नहीं करने का भी आरोप लगाया। काफी देर तक हुई बहस के बाद पुलिस वहां से चली गई, जिसके बाद चंद्रशेखर आजाद भी वहां से रवाना हो गए। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर जारी पोस्टर पॉलिटिक्स पर फिलहाल बीजेपी ने ब्रेक लगा दिया है।
लखनऊ स्थित बीजेपी का दफ्तर, जहां कल शाम तक अलग अलग पोस्टर्स से भरा हुआ दिख रहा था, आज वो खाली नजर आया क्योंकि वहां से सभी पोस्टर हटा दिए गए। दरअसल एक दिन पहले बीजेपी मुख्यालय के बाहर समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का एक पोस्टर लगाया गया था, जिससे बीजेपी नेता और कार्यकर्ता हैरान रह गए। इस पोस्टर पर सियासी बवाल खड़ा हो गया। ये बात पार्टी के बड़े पदाधिकारियों के पास पहुंची, जिसके बाद अनुशासन का हवाला देते हुए पार्टी मुख्यालय के बाहर लगे सभी बैनर और पोस्टर को हटा लिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने पोस्टर वॉर के जरिए चल रही पॉलिटिक्स पर अब ब्रेक लगा दी है। लखनऊ स्थित भाजपा कार्यालय के गेट नंबर 1 पर इस वक्त हम मौजूद हैं और ये जितनी भी आप दीवार देख पा रहे हैं, इस पर कल शाम तक बड़ी संख्या में पोस्टर्स यहाँ पर पटे पड़े थे। दरअसल पार्टी का कोई भी नेता या फिर कार्यकर्ता किसी खास मौके पर बीजेपी मुख्यालय के बाहर पोस्टर लगा देता था, लेकिन अब पार्टी ने इस पर रोक लगा दी। नए नियम के मुताबिक अब पोस्टर लगाने के लिए बीजेपी पदाधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। फिलहाल सभी बैनर पोस्टर हटाए जाने के बाद बीजेपी मुख्यालय बाहर से पूरी तरह खाली नजर आया। हालांकि वहां बीजेपी के झंडे जरूर लगे हुए थे। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस बार धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं की घटती जनसंख्या को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है, जिसमें उन्होंने हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने की नसीहत दे डाली। धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं की घटती जनसंख्या और मुस्लिमों की बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जताई। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2 बच्चों का नारा सिर्फ हिंदुओं के लिए ही नहीं है, लेकिन दूसरे समुदाय के लोग इसे नहीं मानते। अगर बच्चे 2 ही अच्छे तो सच्चे के 30 क्यों बच्चे? तो हम यही प्रार्थना करेंगे कि उनके भी 2 ही बच्चे हों, वरना हिंदुओं से भी कहेंगे कि अगर उनके 12 तो अपने 14। मीडिया से बात करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने शादी करने और जनसंख्या बढ़ाने की भी बात कही। साथ ही अपनी यात्रा का मकसद भी बताया। वो वास्तविक मुसलमान है वो अरब देशों में, हाँ, बाकी जितने बदले वाले हैं वो भारत में। सब हिंदू हैं, लेकिन हमें इस देश में कट्टर हिंदुओं की कमी है, तो कट्टर हिंदू बनाने के लिए हम पदयात्रा करें। अब दूसरी बात, आपने कहा कि क्या हिंदू राष्ट्र बनेगा? पहले हिंदू कट्टर बन जाए, हिंदू राष्ट्र बनेगा। दरअसल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदुओं को एक साथ लाने के लिए सनातन हिंदू पदयात्रा निकालने वाले हैं। उनकी ये पदयात्रा 21 नवंबर से शुरू होकर 29 नवंबर तक चलेगी। यात्रा की शुरुआत छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम से होगी, जिसका समापन ओरछा धाम पर होगा। छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड ने मस्जिदों के लिए एक नया फरमान जारी कर दिया। नए नियमों के मुताबिक प्रदेश की मस्जिदों में जुमे की नमाज के बाद होने वाली तकरीर से पहले वक्फ बोर्ड की इजाजत लेनी होगी और इसके साथ ही तकरीर पर नजर रखने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया। जुमे की नमाज के बाद होने वाली तकरीर किस विषय पर होगी और उसकी लाइन क्या होगी, इससे पहले वक्फ बोर्ड से अप्रूव कराना होगा। बताया गया कि तकरीर के टॉपिक विवादित ना हो, इसीलिए छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने ये निर्णय लिया। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज ने इस संबंध में निर्देश जारी किया। साथ ही उन्होंने इस नियम को देश भर में लागू करने की वकालत की। हाँ, शीघ्र ही जैसे ही समय मिलेगा गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे और यह नियम पूरा देश में लागू है। जिस दिन देश में लागू हो जाएगा वो हमारा देश दंगा मुक्त हो जाएगा और भाईचारा युक्त हो जाएगा। कि इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सलीम राज को धमकियां भी मिलने लगी, लेकिन उन्होंने अपने फैसले से पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया। कठोर और समाज के विरोध के बाद भी बयान जारी किया। लगातार इसके कारण मुझे धमकी भी आ रही है और ये अच्छा कार्य करने के लिए किसी न किसी को शहीद होना पड़ता, उसके लिए मैं शहीद होने को तैयार हूँ। साथ ही उन्होंने तकरीर पर आदेश नहीं मानने पर मुतवल्लियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक हुई और इस बैठक में भूमि आवंटन के मुद्दे पर तमाम अखाड़ों का प्रतिनिधित्व करने वाले अखाड़ा परिषद और कुंभ मेला प्रशासन के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिसमें महाकुंभ मेले में भूमि आवंटन को लेकर चल रहा गतिरोध दूर हो गया और भूमि आवंटन को लेकर सभी अखाड़ों के बीच आम सहमति बन गई। जानकारी के मुताबिक कुंभ मेला प्रशासन और अखाड़ा परिषद के बीच 5% भूमि बढ़ाने के मुद्दे पर सहमति बनी। हम लोगों की तरफ से तो 150 फुट बढ़ाने की मांग की गई, लेकिन उन्होंने बढ़ाई है, कुछ बढ़ाई है जमीन, जिसे आप लोग सहमत हैं? सहमत हैं हम लोग, जो उन्होंने कहा है उससे सहमत है सभी अखाड़े। इस बैठक में 10 अखाड़े शामिल हुए। बैठक खत्म होने के बाद सभी अखाड़ों के प्रतिनिधि प्रशासन के फैसले से खुश नजर आए और उन्होंने दावा किया कि हर बार की तरह इस बार भी महाकुंभ का आयोजन ऐतिहासिक होगा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये दिव्य और भव्य कुंभ होने वाला है। हम लोग आश्वस्त हैं और दोनों लोग मिलकर शासन, प्रशासन और आध्यात्म, सनातन की परंपरा, सब लोग मिलकर जब कार्य करेंगे तो कार्य सफल होगा, संभव होगा।
हालांकि 3 अन्य अखाड़ों ने इस बैठक से दूरी बनाए रखी, यानी उन अखाड़ों के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल नहीं हुए जिसमें निर्वाणी अनी अखाड़ा, निर्मोही अनी अखाड़ा और दिगंबर अनी अखाड़ा शामिल है। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार श्री राम विवाह महोत्सव भी भव्यता के साथ मनाने की तैयारी है और इसीलिए जनकपुर से तिलक चढ़ाने के लिए 500 से अधिक तिलकेहरू आज अयोध्या धाम पहुंचे। माता सीता के मायके जनकपुर से भगवान राम का तिलक लेकर जब भक्त अयोध्या धाम के लिए निकले तो पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। तिलक उत्सव में 51 गाड़ियों के काफिले के साथ 501 लोग प्रभु श्री राम का तिलक लेकर अयोध्या आए। जब तिलकहरू अयोध्या धाम पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान पूरा माहौल भक्तिमय था। महिलाओं ने लोकगीत गाकर इसे और भी भक्तिमय बना दिया। भक्त जय जयकार कर रहे हैं और महिलाएं मंगल गीत गा रही हैं। आज तो अयोध्या धाम का नजारा भगवामय है। बड़े ही भव्यता और दिव्यता के साथ प्रभु श्री राम के तिलकोत्सव की तैयारी की गई है। प्रभु श्री राम को तरह तरह के भेंट भी अर्पित किए गए। मंत्रोच्चारण के साथ माता सीता के छोटे भाई की भूमिका निभाते हुए जनकपुर के छोटे महंत तिलकोत्सव को संपन्न कराएंगे। हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर के हालात पटरी पर लाने की कोशिशें अब एक बार फिर तेज हुई हैं। हालांकि अभी भी इम्फाल में कर्फ्यू लगा हुआ है, वहीं मणिपुर के कई इलाकों में इंटरनेट बंद है, जबकि इम्फाल सहित तमाम इलाकों में सुरक्षा बलों का तगड़ा पहरा है। इस बार हिंसा की चिंगारी तब भड़की जब जिरीबाम जिले में नदी में तैरती 6 लाशें मिली, जिसमें 2 बच्चे और 1 महिला की भी लाश थी। जिनकी लाश मिली उन्हें उग्रवादियों ने अगवा किया था। नदी के आसपास लाश मिलने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। इस बीच खबरें आई बीजेपी विधायकों के घरों पर हमला हुआ। कई घरों में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी, जिससे मणिपुर में तनाव और बढ़ गया। हालांकि इस बीच पश्चिमी इम्फाल जिले में 2 दिन के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया और राज्य के कई इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। वहीं तनाव के बीच मणिपुर में 3 घटनाओं की जांच एनआईए को सौंप दी गई। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद एनआईए ने जांच अपने हाथ में ले ली है। उधर राज्य के मौजूदा हालात पर लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है और हालात सामान्य करने की कोशिशों पर तेजी से काम किया जा रहा है। एक तरफ सरकार हालात सामान्य करने में जुटी है और मणिपुर को हिंसा से बचाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार बैठकें कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस मुद्दे पर अब सियासत भी खूब हो रही है। हालांकि सियासी आरोप प्रत्यारोप से इतर गृह मंत्री अमित शाह लगातार मणिपुर के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। इसके लिए गृह मंत्री ने महाराष्ट्र में अपनी सभी रैलियां रद्द कर दी। वो लगातार अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ राज्य की वीरेंद्र सिंह सरकार भी सियासी हालात को संभालने में जुटी है, क्योंकि हिंसा के चलते मेघालय के मुख्यमंत्री और एनपीपी चीफ संगमा ने बीजेपी की वीरेंद्र सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे पर विपक्ष भी हमलावर नजर आ रहा है। 8 महीने के बच्चे को गोली मारकर फेंक दिया गया। क्या कर रही है मोदी सरकार? मणिपुर में वहां पर आदिवासियों को पिछले 1 साल से मारा जा रहा है। अमित शाह ने कहा था पार्लियामेंट में, मैं 15 दिन में मणिपुर को जा रहा हूं। हमारे देश के होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं, मगर एक मर्तबा भी अमित शाह पार्लियामेंट में बोलने के बाद मणिपुर को नहीं गए। मोदी जी अभी दुनिया की चक्कर लगा रहे हैं। कल तक तो महाराष्ट्र और झारखंड में रहे हैं, तो उनको कोई चिंता नहीं देश की। यानी हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर पर विपक्ष सियासी चिंगारी सुलगा रहा है और सरकार पर मणिपुर की अनदेखी का आरोप लगा रहा है। बहरहाल आने वाले कुछ दिन मणिपुर के लिए बेहद अहम है। देखना होगा किस तरह सरकार इस राज्य में शांति व्यवस्था वापस कायम करेगी। फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह पूरे हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि मणिपुर में आखिर हिंसा की वजह क्या है, कारण क्या है। दरअसल ये लड़ाई 2 समुदायों मैतेई और कुकी की लड़ाई है।
कुकी समुदाय जो है वो भी नाराज है मैतेई समुदाय से। मणिपुर में मैतेई समुदाय की आबादी लगभग 53% के आसपास है, जबकि 40% आबादी नागा और कुकी समुदाय के लोगों की है। इन 3 प्रमुख समुदायों के बाद मणिपुर में 7% आबादी दूसरे समुदायों की है। अब जरा मामले को गौर से समझिए। मणिपुर के जो मैदानी इलाके हैं इनमें मैतेई समुदाय रहता है। मैदान में रहने वाला ये मैतेई समुदाय या पहाड़ी इलाकों में भी रहना चाहता है, लेकिन कानून के मुताबिक सिर्फ एसटी को ही पहाड़ों पर रहने की अनुमति है। लिहाजा कानून से बचने के लिए मैतेई समुदाय ने खुद को एसटी में शामिल करने की मांग शुरू कर दी, जिससे हुआ ये कि आदिवासियों को अपनी पहाड़ वाली जमीन पर कब्जा होने का डर सताने लगा। 2023 में जब ये सब कुछ चल रहा था, उसी बीच मणिपुर हाईकोर्ट ने कहा कि मैतेई को एसटी दर्जा देने पर विचार हो रहा है। जैसे ही हाईकोर्ट का ये फैसला आया, नागा और कुकी समुदाय के लोगों ने सुना और वो फिर नाराज हो गए। अब 3 मई 2023 की तारीख की बात करेंगे, जब मैतेई समुदाय ने प्रदर्शन की शुरुआत की। फिर अगले ही दिन यानी 4 मई 2023 को कुकी और मैतेई समुदाय में झड़प हुई। यहां से अब कहानी बिगड़ती नजर आई। फिलहाल जो हालिया हिंसा हुई है, इसकी शुरुआत किडनैप किए गए 6 लोगों की लाश मिलने के बाद शुरू हुई, जिसे शांत करने के लिए दिल्ली से इम्फाल तक लगातार कोशिशें जारी हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। सर्दियां बढ़ते ही सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशें तेज हो गई हैं। खुफिया इनपुट मिला है कि 4 नए लॉन्च पैड से 120 प्रशिक्षित आतंकियों को जम्मू कश्मीर के रास्ते भारत भेजने की तैयारी है। इस इनपुट के बाद जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। चप्पे चप्पे पर जवानों का पहरा बिठा दिया गया है। खुफिया इनपुट के आधार पर कार्रवाई की बात करें तो कुपवाड़ा, बारामूला और बांदीपुरा में लगातार तलाशी अभियान चल रहा है। इसके अलावा ग्राउंड वॉक के आधार पर त्राल और बारामूला से 32 आतंकियों और एक अंडरग्राउंड वॉकर को गिरफ्तार किया गया है, जबकि सुरक्षा बल लगातार सेंसिटिव इलाकों पर पहरा कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि बांडीपुरा, कुपवाड़ा, गांदरबल, इनके जो ऊपरी इलाके हैं, जो जंगल है, पिछले 2 दिनों से तलाशी अभियान वहां पे चल रहा है और पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। वहीं पीर पंचाल से मिलते हुए शुपियन में करीबन 6 गाँव में पिछले 48 घंटों से जो है तलाशी अभियान चल रहा है। तलाशी अभियान के साथ सुरक्षा बलों ने सीमा पर भी चौकसी बढ़ा दी है। कई मोबाइल पोस्ट भी बनाए गए हैं। हमले के अलर्ट को लेकर जवान लगातार इन इलाकों में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। दरअसल सर्दियां बढ़ते ही पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की घटनाएं बढ़ जाती हैं। इनपुट है कि इस बार 4 लॉन्च पैड से घुसपैठ की साजिश रची गई है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां आतंकियों की इस साजिश को नाकाम करने में जुटी हैं। ब्राजील में G20 की बैठक में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री मोदी की। रियो दी जेनेरियो में बाइडेन से मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ब्राजील में G20 समिट की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेने के लिए यहां पहुंच चुके हैं और आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से उनकी मुलाकात हुई है। हालांकि अब कुछ ही दिनों के मेहमान है जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में। अब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे, लेकिन G20 में शिरकत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह अहम बैठक हुई। राजधानी दिल्ली में आज सुबह इंडिया गेट और अक्षरधाम मंदिर ही गायब हो गए। चौंकिए मत, क्योंकि दिल्ली इन दिनों गैस चैम्बर बनी हुई है। पोल्यूशन और फॉग के कॉकटेल ने दिल्ली की विजिबिलिटी को 0 कर दिया है। राजधानी के ज्यादातर इलाके स्मॉग की चादर में लिपटे हैं। धुंध ने दिल्ली को कैद कर लिया है। दम घोटू हवा में अब देखना और सांस लेना भी मुश्किल है। थोड़ा चलते हैं और देखते हैं कि कैसे विजिबिलिटी इंडिया गेट को बिल्कुल गायब कर देगी। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में फिलहाल तस्वीरें कुछ ऐसी है, विजिबिलिटी बहुत कम बनी हुई है। देखिए 10 से 15 कदम अभी हम चले हैं और इंडिया गेट अब आपको धुंधला धुंधला नजर आएगा। आज सुबह प्रदूषण और कोहरे ने दिल्ली में ऐसा डेरा डाला कि पूरी दिल्ली धुआं धुआं नजर आई। जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में इन दिनों पॉल्यूशन है, उसके साथ साथ स्मॉग और फॉग की एक चादर बनी हुई है, उसकी वजह से विजिबिलिटी 0 हो गई है। इस वक्त हम अक्षरधाम के सामने खड़े हुए हैं और आप देखें तो अक्षरधाम मंदिर आपको नजर नहीं आएगा। बगल में जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है, उस पर भी आप देखिए तो सभी गाड़ियों में आपको हेडलाइट ऑन नजर आएगी। प्रदूषण ने दिल्ली पर ऐसी स्ट्राइक की है कि बड़ी बड़ी इमारतें गायब हो गई हैं। इंडिया गेट, अक्षरधाम और लाल किला धुंध में कहीं ओझल हो गए हैं। आज दिल्ली का औसत AQI 481 दर्ज किया गया, जबकि अक्षरधाम के पास AQI 420 से ऊपर रहा। दिल्ली से सटे नोएडा में AQI 443 रहा और गाजियाबाद का AQI 487 तक जा पहुंचा, जबकि गुरुग्राम में भी AQI 438 के आंकड़े तक पहुंच गया। दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है, लोगों का दम घुट रहा है। प्रदूषण के बढ़ते खतरे को देखते हुए ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स सिस्टम यानी GRAP 4 लागू कर दिया गया है, लेकिन हालात अभी भी जस के तस बने हैं और प्रदूषण का कहर जारी है।
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की पुलिस अपराधियों को लंगड़ा बनाने के मिशन पर लगी हुई है। चुन चुनकर अपराधियों का एनकाउंटर किया जा रहा है और आलम यह है कि अब गैंगस्टर्स पुलिस के कंधे का सहारा लेकर चलते नजर आ रहे हैं। ये देखिए, हत्या का आरोपी और कानून का दुश्मन आज पुलिस के कंधे का सहारा लेकर चल रहा है। गाजियाबाद पुलिस ने इस शातिर अपराधी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। इस बदमाश ने 1 महीने पहले हत्या कर लाश को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया था। पुलिस की पार्टी ने इन्हें रोकने का प्रयास किया तो इनके पास जो तमंचा था उससे जान से मारने की नीयत से इन्होंने पुलिस के पार्टी पर फायर कर दिया, जिसमें कि अपने बचाव में पुलिस को जवाबी फायरिंग करनी पड़ी और इसमें एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी है और जो दूसरा व्यक्ति बाइक पर सवार था उसको मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। नोएडा पुलिस ने भी आज 2 बदमाशों को अपनी गोली का शिकार बनाया। जानकारी के मुताबिक थाना सेक्टर 39 में पुलिस ने मुठभेड़ में 2 बदमाशों को पकड़ा। इन दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। पुलिस ने इनके पास से 80 लाख कीमत की ज्वेलरी और 1.5 लाख रुपए कैश भी बरामद किए हैं। ये शातिर अपराधी बंद घरों में लूट की वारदात को अंजाम देते थे। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का टेरर अब उत्तराखंड में भी बढ़ता जा रहा है। अपने गुर्गों के दम पर एक्सटॉर्शन का धंधा चलाने वाले लॉरेंस की लिस्ट में अब यूट्यूबर्स के नाम भी जुड़ गए हैं और पहली धमकी मिली है उत्तराखंड के फेमस यूट्यूबर सौरभ जोशी को। सौरभ जोशी यानी डिजिटल दुनिया का जाना पहचाना नाम। उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन यूट्यूब से होने वाली तगड़ी कमाई पर डॉन लॉरेंस की नजर पड़ गई और सौरभ जोशी से लॉरेंस के नाम पर रंगदारी की डिमांड कर डाली गई। एक लेटर जो उनके घर से कोई डाल गया, उसमें 2 करोड़ रुपए की मांग की गई है। न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। लॉरेंस के नाम से दी गई धमकी का लेटर सौरभ जोशी के घर में पड़ा मिला, जिसमें लिखा है, नमस्ते श्री सौरभ जोशी, मैं करण बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हूँ। ये पत्र आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देने के लिए भेजा जा रहा है। हमारे पास लॉरेंस बिश्नोई ने आपको हमारी गैंग को 2 करोड़ रुपए नकद देने का आदेश दिया है। यदि आप नकद राशि नहीं देते हैं तो आपको या आपके परिवार के किसी भी सदस्य को मारने का आदेश दिया गया है। हम 5 दिन तक आपके जवाब का इंतजार करेंगे। लेटर मिलते ही यूट्यूबर सौरभ जोशी के होश उड़ गए। वो फौरन भागकर पुलिस के पास पहुंचे, लेकिन एक यूट्यूबर लॉरेंस गैंग के निशाने पर क्यों आया, इसके पीछे भी बेहद दिलचस्प कहानी है। दरअसल ये सारा का सारा खेल पैसों का है। सौरभ जैसे तमाम यूट्यूबर सोशल मीडिया से तगड़ी कमाई करते हैं। लॉरेंस और उसका गैंग रंगदारी के पैसों पर ही पलता है। लिहाजा किसी जानी मानी हस्ती के बजाय यूट्यूबर को टारगेट करना इस गैंग के लिए आसान है। शायद यही वजह रही होगी कि लॉरेंस गैंग से सौरभ जोशी को धमकी मिली। 25 साल के सौरभ जोशी यूट्यूब पर 29.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। अनुमान के मुताबिक सौरभ यूट्यूब से प्रतिदिन 1.5 से 2 लाख तक कमाते हैं, यानी महीने की अनुमानित कमाई 1 करोड़ के आसपास है। सौरभ कई गाड़ियों और प्रॉपर्टी के मालिक हैं। शायद उनकी इसी कमाई पर लॉरेंस गैंग की नजर है, तभी तो धमकी दी गई। 2 करोड़ नहीं मिले तो परिवार का एक सदस्य कम हो जाएगा। हालांकि पुलिस कह रही है कि जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज कर ली गई सुसंगत धाराओं में एक्सटॉर्शन और जान से मारने की धमकी के संबंध में। हमने सीसीटीवी भी खंगाले, कई महत्वपूर्ण सुराग लगे हैं। सवाल यह है कि देश भर में फैले लॉरेंस की गुर्गों पर कोई भी एजेंसी लगाम लगाने में कामयाब क्यों नहीं हो पा रही। गुर्गों के दम पर एक्सटॉर्शन का धंधा चलाने वाले लॉरेंस की गैंग का नेक्सस आखिर कब तक ऐसे ही चलता रहेगा। जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का गैंगस्टर बताने वाले पप्पू यादव को एक बार फिर धमकी मिली है और इस बार धमकी पाकिस्तान से दी गई है और लॉरेंस गैंग ने 24 दिसंबर तक उन्हें मारने की बात कही है। फोन पर मिली इस धमकी का ऑडियो पप्पू यादव की तरफ से जारी किया गया, जिसे सुनने पर साफ पता चलता है कि पप्पू यादव के लिए लॉरेंस गैंग कितना बड़ा खतरा बना हुआ है। हमारे साथी ने सिर्फ नेपाल से फोन किया समझाने के लिए कि भाई से माफी मांग ले, लेकिन तू सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो उल्टा उसी पे चढ़ रहा है। तू अभी तक हमारे टारगेट पर उसको बोल दे, अभी बच रहा है, उसके आसपास लोग हैं, लेकिन एक न एक दिन की मौत मारेंगे। दावा है कि गोल्डी के इशारे पर इस बार पप्पू यादव को धमकी दी गई। लॉरेंस गैंग बार बार ये कह रहा है कि पप्पू यादव माफी मांग ले, नहीं तो अंजाम ठीक नहीं होगा। हमने वहाँ पे लड़के लगाए हुए तुम्हारे पीछे, तुम्हारे घर पे भी लड़के लगाए हुए, जिस दिन मौका मिला मारेंगे दोनों की। जब धमकी देने वाले से पूछा गया कि बोल कौन रहा है, तो जवाब मिला, हम पाकिस्तान से बोल रहे हैं। आप बोल कौन रहे हो यार? हम पाकिस्तान से बोल रहे हैं। कौन? तोरस कादरी बोल रहा हूँ मैं। पप्पू यादव को समझा तो उसने हद में रहे, माफी मांग ले सीधा सीधा। एक तरफ कॉल कर धमकी दी गई तो दूसरी तरफ लगातार व्हाट्सएप मैसेज भी पप्पू यादव को मिल रहे हैं और हर मैसेज में जान से मारने की धमकी का संदेश। अब लॉरेंस गैंग ने 24 दिसंबर तक पप्पू यादव को मारने की धमकी दी है।
आपकी सुरक्षा, मुझे आपकी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। जो लोग अपराधियों को कोऑपरेट करना चाहते हैं कि आप जाएं, आप कोऑपरेट करें, तय तिथि कर ले, डेट तय कर ले। हमें मरने का जज्बा होगा तो हम आएंगे, और आपको मारने का जज्बा होगा तो आ जाइए। दरअसल बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के बाद पप्पू यादव ने 12 घंटे में लॉरेंस गैंग को खत्म करने वाला बयान दिया था। तभी से वो लॉरेंस गैंग के निशाने पर हैं। मध्य प्रदेश के दमोह में सार्वजनिक मेले में मुस्लिम दुकानदारों की एंट्री पर अब पाबंदी लगा दी गई है। इतना ही नहीं, जिन मुसलमानों ने अपनी दुकान पहले से ही लगा ली थी, उन्हें भी मेले से बाहर कर दिया गया। जबकि ये दुकानदार कश्मीर, यूपी सहित देश के अलग अलग राज्यों से अपनी दुकानें लगाने पहुंचे थे। इन दुकानदारों ने मेला समिति को पैसा देकर जमीन आवंटित कराई थी और 14 नवंबर से दुकान भी लगा रखी थी, लेकिन अचानक रविवार को उन्हें मेले से बाहर कर दिया गया। बजरंग दल वालों का है तो यहाँ मोहम्मद अली की दुकान नहीं लगी। मतलब मुसलमानों की दुकान है, जितने 20-22 दुकान है सब बंद है। सवाल ये कि स्वदेशी के नाम पर मुस्लिमों से ऐसा भेदभाव क्यों? आखिर इन दुकानदारों ने पैसे देकर जमीन ली थी, तब कथित धर्म रक्षक कहाँ था? कश्मीर से आए, हमें यहाँ से निकाला गया पूरा 10 दिन। आप सब जो मुस्लिम 10 दुकान है सब निकल। इल्जाम है कि मेला समिति ने सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से उन्हें बाहर किया है। मुसलमानों को सब हटा रहे हैं। ये मुसलमानों के जितने दुकानदार हैं ना, उन्हीं लोग का दुकान बंद करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक मकान के अंदर धर्म परिवर्तन का खुला खेल चल रहा था। जब पुलिस ने यहां छापा मारा तो धर्म परिवर्तन कराने वाले गिरोह के 8 लोग गिरफ्त में आए। ये देखिए, दीवार पर क्रॉस का निशान, दोनों हाथ ऊपर उठाए खड़े लोग और सामने स्टेज से लोगों का माइंड वॉश करता ये शख्स। ये सारा इंतजाम एक घर के अंदर किया गया था, जहां लोगों को भ्रमित करके उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। जब इलाके के लोगों को इसकी भनक लगी तो फौरन पुलिस को सूचना दी गई। विनोद शिल्पकार के मकान में कुछ लोग बाहर से आकर के और जो लोकल लोग हैं उनको दिग्भ्रमित करके और धर्म परिवर्तन का प्रयास कर रहे हैं। ये सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस बल और थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे। जानकारी के मुताबिक सदर पश्चिम मोहल्ले में विनोद शिल्पकार के मकान में धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा था। पुलिस ने छापा मारकर यहां से 8 लोगों को अरेस्ट किया है। मौके से धर्म परिवर्तन की सामग्री, बाइबल और दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने साइबर कैफे के बाहर जमकर हंगामा किया। आरोप है कि कैफे के अंदर अश्लीलता फैलाई जा रही थी। जैसे ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को इस बात की भनक लगी, तमाम लोगों की भीड़ द हट कैफे के सामने इकट्ठा हो गई और लोग नारेबाजी करने लगे। कैफे के सामने ही सैकड़ों की भीड़ जमा थी और लोगों ने जमकर नारेबाजी की। काफी देर तक हंगामा और नारेबाजी चलती रही। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई। इस दौरान पुलिस और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में बहस भी हुई। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक मकान बेचने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि करीब 100 हिंदू परिवारों ने अपने अपने मकानों के बाहर पलायन करने का पोस्टर लगा दिया। ये मामला मुरादाबाद के महबुल्लागंज इलाके का है, जहां रहने वाले एक हिंदू शख्स ने मुस्लिम समुदाय को अपना मकान बेच दिया। इस बात से वहां रहने वाले बाकी हिंदू परिवार नाराज हो गए और उन्होंने वहां से पलायन करने का फैसला कर लिया। ये वही इलाका है जहां पर काफी परिवारों ने जो है वो अपने घरों के बाहर इस तरीके से ये पम्पलेट्स लगा रखा है जिसमें लिखा हुआ है कि मैं पलायन कर रहा हूँ। दरअसल महबुल्लागंज मोहल्ले में सालों से हिंदू लोग एक साथ रह रहे हैं, लेकिन हिंदू मोहल्ले में एक मुस्लिम को मकान बेचने पर लोगों में काफी नाराजगी नजर आई। आया तब तो सब मोहल्ला छोड़ के जा रहे, हम भी जाएंगे, क्या करेंगे? क्या वजह है क्यों मुसलमानों को मकान बेच रहे हैं? वो बताया गया कि राहुल गुप्ता नाम के शख्स ने ज्यादा पैसों की लालच में मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति को अपना मकान बेच दिया। तो किसी हिंदू व्यक्ति को बेचे, जो सर्किल रेट है उस हिसाब से बेचे। अगर उससे बढ़ के बेचेंगे तो दिक्कत आएगी। करीब 100 हिंदुओं के मकानों पर पलायन का पोस्टर लगने से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मामले की छानबीन में जुट गई।
इंदौर में एक खास समुदाय से परेशान होकर एक परिवार पलायन करने को मजबूर हो गया और इसके लिए उसने अपने घर पर मकान बिकाऊ है के पोस्टर्स भी लगा दिए, जिसे देखने के लिए वहां भारी भीड़ जमा हो गई और लोगों ने इसका विरोध किया। युवक का आरोप है कि शादाब नाम का शख्स पुराने केस में राजीनामे के लिए धमका रहा है, जिसकी वजह से वो अपने घर में नहीं रहना चाहता। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद इलाके में बवाल मच गया। साथ ही हिंदू संगठन के लोगों ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की बात कही और मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने जांच के बाद 11 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और कार्रवाई का भरोसा भी दिया। शादाब सानो लोग 3-4 लोग हैं, तो उनके विरुद्ध इन्होंने पूर्व में कंप्लेंट दर्ज कराई थी। उसी कंप्लेंट में राजीनामा करने की बात को लेकर वो गाली गलौज कर रहे हैं, दबाव दे रहे हैं। आरोपियों के खिलाफ एक्शन का भरोसा दिया गया। साथ ही पीड़ित से मकान बिकाऊ है के पोस्टर हटवाने की बात कही। फिलहाल इंदौर के रावजी बाजार में हंगामा शांत हो चुका है। मध्य प्रदेश की रतलाम पुलिस एक अजब गजब कारनामे की वजह से सुर्खियों में है। पुलिस शहर के ड्राइवरों से चूने की लाइन पर कैटवॉक करवा रही है। ये देखिए, सड़क पर खींची सफेद सीधी लाइन पर लोगों को चलाया जा रहा है। लोग कतार लगाकर एकदम सीधी लाइन में एक छोर से दूसरी छोर तक जाते हैं, फिर वापस आते हैं। लेकिन यहाँ शर्त यह है कि इस दौरान कदम नहीं लड़खड़ाने चाहिए। बीच बीच में लोग पुलिस वालों से कुछ बातें भी कर रहे हैं और ये सब कुछ शहर के बीचों बीच सड़क पर चल रहा है। सफेद लाइन पर इनका कैटवॉक देखने के लिए पुलिस के जवान मुस्तैदी से तैनात हैं और इस कदम ताल पर बारीकी से नजर भी रख रहे हैं। लेकिन शहर के बाहर भी ऐसा ही कुछ इंतजाम पुलिस ने किया है। यहाँ पर भी आने जाने वाले लोगों को सड़क पर खींची गई सीधी रेखा पर चलना पड़ता है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक शख्स ने महिला थानेदार को थप्पड़ जड़ दिया। लेकिन पुलिस के मुंह पर शख्स ने तमाचा क्यों मारा, वो भी आपको समझना चाहिए, जानना चाहिए। बीच सड़क पर बैठे ये सैकड़ों लोग न्याय की गुहार में नारेबाजी कर रहे थे। तभी भीड़ से निकलकर ये महिला आती है और महिला थानेदार से बात करने लगी। गरीब आदमी का कोई नहीं है दीदी। इस बीच एक लड़का आकर महिला थाना प्रभारी से कुछ कहता है, लेकिन थाना प्रभारी उसे एक जोरदार चांटा जड़ देती है और बस यहीं से खेल खराब हो गया। थप्पड़ के बाद भीड़ भड़क गई और लोग हाथापाई पर उतारू हो गए। इस दौरान नीली शर्ट वाले इस शख्स ने महिला थाना प्रभारी को एक जोरदार चांटा जड़ दिया। ये देखिए, अचानक से महिला थाना प्रभारी को जोरदार थप्पड़ पड़ा। थप्पड़ इतना जोरदार था कि महिला थानेदार काफी देर तक अपना कान सहलाती रही। हैरानी की बात यह है कि साथ में मौजूद पुलिस वाले कुछ भी नहीं कर सके और वो भी भीड़ को शांत कराते रह गए। जानकारी के मुताबिक सड़क हादसे में एक शख्स की मौत को लेकर के मृतक के परिजन ग्रामीणों के साथ बड़ा गांव खरगापुर स्टेट हाईवे पर चक्का जाम कर रहे थे। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी अनुमेहा गुप्ता भी भीड़ को शांत करा रही थी। इसी दौरान उन्होंने एक लड़की को चांटा जड़ दिया, जिससे गुस्साए शख्स ने भी महिला थाना प्रभारी को थप्पड़ मारा। घटना के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। बरेली से सनसनीखेज खबर आई है। यहाँ कॉलेज जा रही नाबालिग छात्रा को अगवा करने की कोशिश की गई है, जिसका आरोप एक विशेष समुदाय के लड़कों पर लगा है। क्योंकि अगवा करने के वक्त की तस्वीर भी सामने आई। कार में बैठे कुछ लोग लड़की को बुलाते नजर आए, जिसका विरोध वहां मौजूद हिंदू संगठन के लोगों ने किया। नाम है राजा, क्या नाम है तेरा? यश नाम है। क्या रहता है बेटा? बताया गया कि इंटर की नाबालिग छात्रा को उसके पिता कॉलेज छोड़कर आए थे, लेकिन थोड़ी देर बाद सब्जी मंडी के पास कुछ लोग नाबालिग लड़की को लेकर जबरन जाने लगे, जिसे हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया। लेकिन लड़की को छोड़कर बदमाश फरार हो गए। हिंदू संगठन के लोगों ने विशेष समुदाय के युवाओं पर अगवा करने का आरोप लगाकर हंगामा खड़ा कर दिया। कोतवाली में थाना प्रभारी से हिंदू संगठन के लोगों की जमकर नोकझोंक भी हुई। उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। ताजा मामला बरेली का है, जहां कैंटोनमेंट बोर्ड की जमीन पर बने अवैध मकानों को अब ध्वस्त कर दिया गया है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। क्योंकि कुछ ही देर की कार्रवाई में प्रशासन ने जमीन पर कब्जा कर बनाए मकानों को जमींदोज कर दिया। हालांकि कार्रवाई के दौरान लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, लेकिन पुलिस प्रशासन के सामने उनकी एक न चली। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कैंट थाना क्षेत्र के तोपखाने में और मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो है कैंटोनमेंट बोर्ड ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है और यहाँ पर
कहना है कि 47 जो मकान हैं उनको चिन्हित किया गया है। कर्नाटक के मंगलुरु के एक रिजॉर्ट में स्विमिंग पूल में डूबने से 3 महिलाओं की मौत हो गई है। घटना का सीसीटीवी वीडियो अब सामने आया है। ये देखिए, स्विमिंग पूल में 3 महिलाएं नहा रही हैं। तैरते तैरते महिलाएं पूल के बीचों बीच चली जाती हैं। इसी दौरान एक महिला डूबने लगी। दोनों महिलाएं भी उसे बचाने के लिए बीच में जाती हैं और वो भी डूबने लगती हैं। काफी देर तक ये तीनों महिलाएं स्विमिंग पूल में बचने के लिए हाथ पैर मारती रहीं, लेकिन थोड़ी देर में ही तीनों की मौत हो जाती है। जिस वक्त ये हादसा हुआ वहां बचाव दल भी नहीं थी, जिससे रिजॉर्ट की लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं। मंगलुरु पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में पता चला कि महिलाओं को ठीक से तैरना नहीं आता था और इसीलिए यह हादसा हुआ है।